जय हिंद फ्रेंड्स। क्या लगा था नहीं आएंगे, लो आ गए फिर से आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर के। पेयर्स ऑफ टू वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म को हम आप ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको क्लास 10th की बुक के अंदर तीसरा चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसमें जो जो कॉन्सेप्ट इसके यूज़ हो रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। क्या होता है इक्वेशन, उसको जानेंगे। समीकरण क्या है, इक्वेशन को समीकरण बोलते हैं, समीकरण होता क्या है वो समझेंगे। लीनियर इक्वेशन कौन से होते हैं, रेखिक समीकरण कौन से होते हैं वो समझेंगे। रेखिक समीकरण क्या है वो समझेंगे। फिर आगे चल करके समझेंगे कि पेयर्स युग्म कौन से हैं, युग्म और जो निकाय हम बोलते हैं, निकाय कौन से, संगत निकाय क्या है सर, असंगत निकाय क्या है सर, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। और उनके जो कोफिशिएंट ऑफ द पेयर्स है उसको भी हम अच्छे से समझने वाले। जो जो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के अंदर यूज़ हो रहे हैं उस सारों को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस, वो जो भी वेरिएबल उसके अंदर यूज़ हो रहा है उन वेरिएबल्स के एक एक के मेथड कौन कौन से हैं जिनसे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, वो सारे मेथड हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो आप डट जाइएगा, लास्ट तक जुड़े रहिएगा, कुछ ना कुछ आपको बहुत अमेजिंग यहाँ पे मिलने वाला है फ्रेंड्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके हर एक फ्रेंड्स तक ये बात पहुँचे, ये कॉन्सेप्ट पहुँचे और वो भी आपके साथ में बढ़े। तो चलो फ्रेंड्स, हम समझते हैं इक्वेशन क्या है, समीकरण क्या है। इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, समीकरण। तो समीकरण क्या होता है फ्रेंड्स समझते हैं। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बात की थी, आपको समझाया था। अगर आपने नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, आप नए हैं हमारे चैनल पे तो समझिए। देखिए, आपको मैंने बताया था कि एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है फ्रेंड्स, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बीजीय व्यंजक नाम देते हैं। और उस बीजीय व्यंजक को हमने कुछ इस तरीके से बताया था कि या तो बीजीय व्यंजक ऐसा होता है या बीजीय व्यंजक ऐसा हो सकता है या फिर बीजीय व्यंजक ऐसा भी हो सकता है। ये सारे बीजीय व्यंजक हो सकते हैं। बीजीय व्यंजक ऐसा भी हो सकता है, बीजीय व्यंजक ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि फिर हमने इनको नाम दिया था बीजीय व्यंजक को इस तरीके से px, इधर pxy, ऐसे अलग अलग नाम दिए थे जिनको हम आगे पढ़ चुके हैं, जिसको पॉलिनोमियल्स भी बोलते हैं फ्रेंड्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब इनको बहुपद भी बोला जाता है, ये बहुपद होते हैं। तो सर मैं तो समझ रहा था कि आप इक्वेशन बता रहे हैं, आप तो कहीं और ही चले गए। नहीं 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 नहीं, हम सही जगह पहुंचे हैं, जिसको बोलते हैं बहुपद। बहुपद ही एक रूप है समीकरण का। देखिए क्या होता है, रूप तो नहीं कह सकते, लेकिन हम जब पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो पॉलिनोमियल्स को जब हम किसी भी पॉलिनोमियल, जैसे हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दो चर वाले पॉलिनोमियल, दो चर वाले रेखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। तो रेखिक समीकरण यानी कि ax प्लस by प्लस c, ये एक पॉलिनोमियल है। जब इस पॉलिनोमियल को मैं किसी जीरो के इक्वल में पुट कर देता हूँ तो ये एक क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा, जिसको हम नाम दे देते हैं दो चर वाले लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, दो चर वाले लीनियर इक्वेशंस, जहाँ पे दो आपको वेरिएबल दिख रहे हैं, x दिख रहा है, y दिख रहा है, कोफिशिएंट इनके दिख रहे हैं। x का कोफिशिएंट हो जाएगा a और y का कोफिशिएंट हो जाएगा b। तो यहाँ तक आपको समझ में आया है फ्रेंड्स। इक्वेशन क्या होता है, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसको अपन ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था। अलग अलग पॉलिनोमियल्स होते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एक लीनियर पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल्स का, यहाँ पे भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे है एक लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे टू वेरिएबल्स है फ्रेंड्स, जहाँ आपको कोई भी x की पावर एक से ज़्यादा नहीं दिख रही है, y की पावर एक से ज़्यादा नहीं दिख रही है। इसका मतलब यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं और लीनियर वेरिएबल है। लीनियर वेरिएबल, अब हम यहाँ से ये भी चीज़ समझ में आ गई कि लीनियर क्या होता है, यानी रेखिक क्या होता है। रेखिक का मतलब जिससे भी
इक्वेशन के अंदर किसी वेरिएबल की पावर जो है, अगर वो पावर मैक्सिमम कितनी हो, मैक्सिमम पावर अगर 1 हो, उस को हम लीनियर इक्वेशन नाम देते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड कि क्या होता है इक्वेशन, क्या होता है लीनियर इक्वेशन। तो आगे चलते हैं, अगर यहाँ तक आप क्लियर हैं तो थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाते हुए फ्रेंड्स, अभी हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि पेयर ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या है। तो टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, मैंने आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन लिखा है जिसका कोफिशिएंट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है। दूसरा पेयर है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, दूसरा हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है जो कि 2 पेयर वाला है। तो इसी को हम पेयर बोलते हैं, युग्म है, 2 अलग अलग युग्म है। पेयर का मतलब युग्म होता है फ्रेंड्स। तो लीनियर इक्वेशन के रेखिक समीकरण के 2 युग्म यहाँ पे दे रखे हैं। युग्म मतलब 2 पेयर्स दे रखे हैं। सर निकाय सिस्टम क्या होता है, निकाय क्या है? निकाय हम पढ़ते हैं, निकाय 2 प्रकार के यहाँ पे पढ़ेंगे। एक तो कंसिस्टेंट, जिसको अपन संगत निकाय बोलते हैं फ्रेंड्स, क्या बोलते हैं? दूसरा बोलते हैं असंगत निकाय। ये क्या है सर? ये बहुत ही शानदार चीज़ है। जब हम अभी डिस्कस करते हैं एक टेबल का, उसको डिटेल से समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दे रखे हैं। हम कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, इस पूरे को समझते हैं। तो अभी समझते हैं जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं फ्रेंड्स हमें, उन जो लीनियर इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल दे रखे हैं उनके जो कोफिशिएंट है, उन कोफिशिएंट्स का सबसे पहले तो हम निकालते हैं रेशियो, उनका अनुपात निकालते हैं। रेशियो मतलब होता है अनुपात निकालते हैं, और अनुपात निकालने के बाद में हम उसको चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अनुपात निकालेंगे a/b या a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, तीनों अपने अनुपात निकालने के बाद में हमारे को चेक करना है कि रेशियो जो है दे रखे हैं हमें, अनुपात जो दे रखे हैं वो अनुपात क्या है, कैसे है, उसकी तुलना करें। कंपैरिजन ऑफ द रेशियोज जब हम करते हैं, जब उन अनुपातों की तुलना जब हम करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या वो तीनों रेशियो बराबर हैं, क्या उनका अनुपात जो मिल रहा है वो हमें बराबर मिल रहा है। अगर बराबर मिल रहा है तो उसको एक रेखा नाम देते हैं संपाती रेखा। वो रेखा जो होती है संपाती रेखा होती है। आई होप कि आपको पता होगा कि संपाती रेखाएं कौन सी होती हैं। संपाती कॉनकरेंट लाइन कौन सी है फ्रेंड्स? जैसे कि एक लाइन गुजर रही है L1, ऐसे लाइन है, उसी के ऊपर दूसरी करके लाइन निकल रही है, उसी को अपन नाम देते हैं कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट का मतलब कि एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप हो रखी है, बिल्कुल ऐसे एक लाइन दूसरी लाइन को इनफाइनाइट टाइम बार कट कर रही है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही है, उसको कॉनकरेंट लाइन बोलेंगे। इसीलिए क्योंकि उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई भी एक लाइन, मैं लाइन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो समीकरण दे रखे हैं, ये समीकरण बता रहे हैं एक रेखा को। तो ये इस रेखा को, कोई भी रेखा किसी दूसरी रेखा को कब काटती हैं, जहां भी इंटरसेक्ट करती हैं, जितनी बार इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर उसका वैल्यू मिलता है, कि उसके हल मिलते हैं, उसके समीकरण मिलते हैं हमें। तो यहां पर आपको इसके समीकरण कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिलेंगे। और ऐसे सिस्टम को हम नाम देते हैं कंसिस्टेंट संगत निकाय। कंसिस्टेंट मतलब संगत, ऐसे निकाय को संगत निकाय नाम देते हैं, और इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पाए जाएंगे। ठीक है, अगर कंपैरिजन करने पर हमें मिल रहा है कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि जो रेखा हमें मिल रही है, जो पेयर्स ऑफ इक्वेशंस दे रखे हैं, वो पेयर्स ऑफ इक्वेशन एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि 2 लाइनें ऐसी हैं जो एक दूसरे को काट रही है किसी एक बिंदु पर, इसलिए इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं। और एक बिंदु पर काट रही है, केवल और केवल एक बिंदु पर काटेगी दोस्त, आपका नहीं कट रहा है लेकिन एक इसको काट रही है। ठीक है सर, ये क्या बात बोल रहे हो? नहीं, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो। यूनिक सॉल्यूशन मतलब केवल अद्वितीय सॉल्यूशंस होंगे। कंसिस्टेंट का मतलब है कि वो भी निकाय जहाँ पर हमें सॉल्यूशन मिल रहा होता है किसी भी पेयर्स ऑफ इक्वेशन के अंदर,
उस सिस्टम को हम पेयर्स ऑफ सिस्टम नाम देते हैं। सो हियर इज दिस वन विल बी consistent system and this one also will be the consistent system, but अगर हम उसको कंपैरिजन करने पर जो भी रेशियो मिल रहा है अगर बराबर मिलता है A1/A2 बराबर होगा B1/B2 के, तो वो संख्या जो होगी, वो जो रेखाएं होगी, संख्याएं नहीं, वो रेखाएं जो होगी वो पैरेलल होगी एक दूसरे के, और सॉल्यूशन कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा? जब मेरे भाई दो रेखाएं, एक रेखा जा रही है ऐसे, एक रेखा जा रही है ऐसे, रेखा जा रही है, उसी के जस्ट पैरेलल में सेम डिस्टेंस पर, एकदम कांस्टेंट डिस्टेंस पर उसी के नीचे दूसरी रेखा जा रही है, जब एक दूसरे को काटेगी नहीं तो सॉल्यूशन कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? तो नो सॉल्यूशंस होगा, और वो सिस्टम कैसा होगा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम, असंगत निकाय होगा। तो निकाय कैसा होगा? असंगत। सर ठीक है, समझ में आ गया। आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो कि यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ पे एक ही मिल रहा है या इनफाइनाइट मिल रहे हैं, तो निकालते कैसे हैं ये सॉल्यूशंस? हाउ टू फाइंड दीज सॉल्यूशंस? चलो भाई, धैर्य धार्यस्तु, हमेशा पेशेंस रखना चाहिए आपको। अभी तक तो मैंने इतना बताया है कि कैसे इनको फाइंड आउट करते हैं, अभी बढ़ते हैं कि मेथड्स ऑफ द इक्वेशंस। तो चलो फ्रेंड्स, हमें भी आपके मेथड निकाल। चलो फ्रेंड्स, अभी समझते हैं मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे पास होते हैं तीन प्रकार के मेथड होते हैं: ग्राफिकल मेथड, रिप्लेसमेंट और एलिमिनेशंस। हाउ टू एलिमिनेट, हाउ टू रिप्लेस, हाउ टू फाइंड आउट बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको ये बताऊंगा कि किसी भी एक्स और वाई का मान निकालना कैसे, उसको ग्राफ के ऊपर कैसे रिप्रेजेंट करना है, या आप ग्राफ के ऊपर कर सकते हैं। हम मेनली बात करते हैं रिप्लेसमेंट और एलिमिनेशन की। ये तो बहुत ईजी है, इसको कोई ज़्यादा विशेष की जरूरत नहीं है। देखो क्या है, अगर हम x बराबर 0 करते हैं, x बराबर 0 पर, यानी कि x बराबर 0 रख करके हम y का मान फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ से x बराबर 0 रखते हैं तो y का मान समीकरण 1 लेकर के, किसी भी एक इक्वेशन को लेकर के दोनों को अलग अलग मान निकालने हैं बाय टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट। अगर इक्वेशन फर्स्ट को मैं लेता हूँ, और क्या हो जाएगा? 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ये बात हो गई। नाउ अगर हम x बराबर 0 रखते हैं, नाउ पुटिंग x इज इक्वल्स टू 0, तो अपने पास एक यहाँ पे एक छोटी सी टेबल बनानी है। उस टेबल के अंदर आपको इधर x का मान लिखना है, इधर y का मान लिखना है। मतलब आपको कुल मिलाकर के दो ऐसे पॉइंट निकालने हैं जिससे आप पूरी एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सको कि ग्राफ के अंदर वो पॉइंट कहाँ पर है। उस पॉइंट को मिलाकर के एक लाइन बना सकते हो। फिर दूसरी लाइन आप जब दूसरे इक्वेशन से दूसरे दो पॉइंट निकालोगे, फिर दूसरी लाइन बनाओगे, तब जब वहाँ आपको पता चलेगा कि वो लाइन जो है वो कहाँ काट रही है एक दूसरे को। तो x बराबर 0 रखते हैं यहाँ पे, तो y का मान कितना आता है? देखिए y का मान आएगा 2। y का मान x बराबर 0 रखने पर y का मान आ रहा है 2। कैसे आ रहा है 2? सर कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया आपने यार? 0 रखें तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 रखने पर माइनस का 4 y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, ये 0 हो गया है, ये माइनस का 4y है, इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 8y हो जाएगा। अरे y बराबर 8/4 हो जाएगा और y बराबर मान आ जाएगा 2। ऐसे ही अगर हम वापस x बराबर 1 रखते हैं, x बराबर अगर 1 रखते हैं, कुछ ना कुछ अपन कैसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। x बराबर 1 रखते हुए एक बार 0 रख लो y को, एक बार किसी को भी एक को 0 रख लो। जैसे अभी y बराबर अगर 0 रखता हूँ मैं, अगर मैं नाउ y इज इक्वल टू 0 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? अगर इसमें y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान जो मिलेगा हमें, वो मिलेगा -8/5। तो इस तरीके से अलग अलग हमें x के मान मिलते हैं 8/5। अब हमारे को दो अलग अलग पॉइंट मिल रहे हैं, तो इन दोनों पॉइंट का यूज़ करके हम ग्राफ के ऊपर एक लाइन बनाएंगे। फिर जैसे मैंने इसके वैल्यू निकाले हैं, ठीक ऐसे ही इसी इक्वेशन के वैल्यू निकाल करके ऐसे दो पॉइंट निकालेंगे, फिर उसकी एक लाइन बनाएंगे। फिर हम ये देखेंगे कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को कहाँ पर काट रही है, कितनी जगह काट रही है, क्या एक दूसरे के ऊपर संपाती है। हालांकि अगर हम यहाँ से अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशन चेक करना चाहे तो हमने अभी पढ़ा है कि उनके कॉफिशिएंट्स को, x का कॉफिशिएंट, y का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको कंपेयर करके ये पता लगा सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे और ये कौन सा सिस्टम होगा। देखो, इस टाइप के प्रश्न भी आपके बुक के अंदर बहुत सारे हैं, इसलिए मैं वो भी बता देता हूँ कि a/b जैसे कि 5/7 करते हैं,
-4/6 करते हैं और 8/-9 विथ साइन, आपको हमेशा साइन के साथ में वो नंबर लिखने हैं। अब आप कंपेयर कर रहे हो तो कोई भी किसी के बराबर आपको नहीं मिल रहा है। विदाउट, आप जब कंपेयर कर रहे हो तो कोई भी वैल्यू उन किसी के बराबर नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन हमने पढ़ी थी कि जब कोई भी किसी के बराबर ना हो, कोई भी रेशियो, कोई भी अनुपात जब कंपेयर करने पर किसी के बराबर नहीं आ रहा है, उसके लिए हम कहते हैं कि ये साइन हो, ये जो रेखा होगी वो कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा होगी। प्रतिच्छेदी रेखा होगी और निकाय कैसा होगा, संगत निकाय होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं, जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है सॉल्यूशंस के, उसके ऊपर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, ये आप ही के टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या है, 7x - 15y = दे रखा है 2। तो सर आपने तो बताया है था कि कोई भी इक्वेशंस 0 के बराबर होती है तभी वो इक्वेशन होती है, यहाँ तो कहीं 0 दिख ही नहीं रहा। सर नहीं है इक्वेशंस 0 के बराबर, तो इसको इक्वेशन 0 के बराबर बनाना पड़ता है हमें सबसे पहले। जैसे 7x - 15y - 2 = 0, इसको बनाएंगे। ये हो जाएगा x + 2y - 2 = 0। हमारे पास दो पेयर्स आ गए, दो पेयर्स में आ रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि एलिमिनेशन और रिप्लेसमेंट दोनों का यूज़ करके, प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों का यूज़ करके आप सॉल्व कीजिए इसके। तो सबसे पहले हम चलते हैं रिप्लेसमेंट से चलते हैं, ताकि आपको क्या है समझ में आ जाए कि प्रतिस्थापन क्या है। तो प्रतिस्थापन मेथड से यूज़ करते हैं। तो देखो, नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या है, x - 15y - 2 = 0 दे रखा है। यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल दीजिए। यहाँ से सबसे पहला स्टेप क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल। जैसे मैं यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ किसका, जैसे y का वैल्यू, x का वैल्यू निकाल देते हैं। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो इसको उधर भेज देते हैं, -15, उधर प्लस का 15 हो जाएगा, +15y + 2। तो यहाँ से x बराबर निकल के आ रहा है 15y + 2/7। यहाँ से x का मान ये निकल के आ गया फ्रेंड्स। चाहे तो आप इसको एक अलग से नाम दे सकते हो, इक्वेशन 3। अब इस x का मान आप उठा करके दूसरी जो इक्वेशन आपने ली है उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो और उसको सॉल्व आउट कर लो। तो यहाँ से देखो, इक्वेशन बाय इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। क्या रख देंगे, 15y + 2/7 x + 2y - 2 = 0। तो ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा। इसको अब इस तरीके से इक्वेशन को एक को रिप्लेस करके यहाँ से रख लेंगे। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हम रख लेते हैं वैल्यू। अब इसको सॉल्व आउट कर देते हैं, कैसे क्या इसको सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पे देखिए 7 को अपन उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15y 15y + 2 प्लस 14y - 14 = 0। मैंने क्या किया, 7 को सभी से गुणा करके उधर 0 से गुणा करवा दिया। तो 15y प्लस सभी y के टर्म्स हो गए, तो इधर 15y है, इधर 14y है, 15 और ये हो जाएंगे 29y, ये 2, ये 14, 2 और 14 कितना हो जाएगा, उधर जा करके इधर -12 प्लस का 12 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, y बराबर इधर 12/29 आ जाएगा। y का मान आ गया 12/29। तो y का मान थोड़ा अजीब सा मान निकल रहा है, लेकिन क्या करें, जैसा मान है वैसा ही निकल रहा है, जैसा इक्वेशन चल रहा है वैसे। हमने यहाँ पे कोई कहीं गलती कुछ की नहीं है। जो तरीका है वही तरीका लगाया है, उस तरीके को लगाते हुए हमने y का मान निकाल दिया। अब y का मान निकाला है तो वापस x का मान भी निकालना है, y के इसके इक्वेशन में रख के। नाउ बाय इक्वेशन हमने जिस इक्वेशन को इक्वेशन 3 वापस यहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन 3 में अपन x का मान y का मान रखेंगे। तो x बराबर था 15, y की जगह 12/29 रख लेते हैं और इसको +2 कर लेते हैं, तो अपॉन में हो जाएगा 7।
यहाँ से x का वैल्यू देखो क्या निकलता है, 12 का 15 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120 और 12 दून 12 60 180 अपॉन 29 प्लस 2 बाई 7। सो x का मान यहाँ से आ जाएगा 29 का 2 गुना 60 माइनस 2 158 अपॉन 29 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 832 अपॉन 40 63 302। तो ये आपका फाइनल x का वैल्यू निकल के आएगा फ्रेंड्स। हो सकता है थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो या कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें बड़ा लग रहा हो, लेकिन आपको मेथड इसमें समझ में आ गया होगा कि भाई सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को लेना है, फिर इसमें से एक x का किसी एक वेरिएबल का आपको वैल्यू निकाल देना, चाहे तो आप यहाँ से y का मान भी निकाल सकते थे। तो आपने x का मान निकाला है यहाँ से, फिर यहाँ से x का मान जो है दूसरे इक्वेशन के अंदर रख दिया, दूसरे इक्वेशन को लेकर के इसमें मान रख दिया, तो उसको सॉल्व आउट किया तो तब आपको y का यहाँ से मान मिल गया। फिर जो y का वैल्यू मिला है आपको वापस इसमें रखते हो, जो इक्वेशन आपने x के मान निकाले थे वहाँ से निकालोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 283 अपॉन 203। हमने यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करके इसका मान निकाल दिया है। तो देखिए अभी आगे एलिमिनेशन से करते हैं मेथड। फ्रेंड्स एलिमिनेशन का मतलब ही क्या है? एलिमिनेशन से जब हम सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन का मतलब है किसी भी एक चर का विलोप करना, किसी एक चर का विलोप करना। विलोप का मतलब हटा देना, विलोपन कर देना मतलब उसमें से एक चर को हटा देना। तो जैसे हमने 7x माइनस 15y माइनस 2 बराबर 0 एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो दूसरी इक्वेशन को भी ऐसा ही बनाना है हमें। तो दूसरी इक्वेशन को ऐसा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सीधा इक्वेशन दूसरी लेते हैं। नाउ बाय टेकिंग इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 2 को अगर हम किसी से गुणा कर दें, 7 से गुणा कर दें। फ्रेंड्स देखिएगा, अगर इक्वेशन 2 को अगर 7 से गुणा करते हैं तो 7x माइनस 14 प्लस 14y माइनस 714, ये आपका एक नया इक्वेशन बन के आता है, जिसको आप नया नाम दे सकते हैं, चाहे इक्वेशन 3rd। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन ये बन गया, एक इक्वेशन जो आपके फर्स्ट दे रखी है इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, यहाँ से आपके हट गया था। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। नाउ अब क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 करना है। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को घटा दीजिए आप। तो देखिए जब इसको इसमें से घटाएंगे तो यहाँ से 7x से इस 7x को कट देगा, तो ये तो कट जाएगा। फिर इसमें से ये घटेगा तो माइनस का 15y माइनस हो जाएगा 14y, और इधर माइनस का 2 है, वो इधर माइनस गुणा होकर के प्लस का 14 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारे पास आंसर मिल के आएंगे। तो देखो जब हम मेथड चाहे कोई सा भी लगाए, हमारे पास आंसर सेम होने चाहिए। अगर आंसर सेम नहीं है इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की थी। तो देख लीजिए यहाँ पे कि आंसर हमारा सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से एक y का टर्म्स यहाँ पे है, ये एक y का टर्म्स यहाँ पे है, हमने भूल गया था हम यहाँ पे। तो ये हो जाएगा माइनस 29y, और इधर ये सॉल्व करेंगे तो प्लस का 12 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आप देखेंगे तो y का मान जो है वापस से 12/29 मिल रहा है, माइनस का 12/29 मिल रहा है। हमने कहीं मिस्टेक किया है क्या? सॉरी, यहाँ से मिस्टेक नहीं, जब ये उधर जाएगा। सॉरी देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस 29 है, माइनस 29y है, उसको जब उधर भेजते हैं तो माइनस का 12y हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए y का मान जो है 12/29, इसका मतलब जो y का मान हमें जो जस्ट पहले रिप्लेसमेंट मेथड से मिला था, वही y का वैल्यू वापस यहाँ पे हमें मिल रहा है। सर यहाँ पे एक y का वैल्यू मिल गया, हमें x का वैल्यू कैसे निकालना है? वही सेम मेथड, अगर x का एक वेरिएबल का अगर मान आपको मिल जाता है तो दूसरे किसी भी इक्वेशन में चाहे तो आप इसमें रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें रख सकते हैं, किसी में भी रख करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें नहीं रखना है अभी, क्योंकि इस इक्वेशन को हमने मॉडिफाई करके ये इक्वेशन बना दी है। तो जब ये इक्वेशन बना दी है तो वापस इसके अंदर रखने की वैल्यू की जरूरत नहीं है, हम इसमें रख सकते हैं या फिर इसमें रख सकते हैं। और तो चाहे हम इसमें रखते हैं तो देखिए क्या होता है, आंसर क्या निकलता है हमारे पास,
x का वैल्यू तो हमारे को निकालना है, -15 का क्या हो जाएगा 12/29 -2 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। 7x माइनस, इसको हमने अभी गुणा कराया था 12 को, तो यहाँ 180 आया था। 180/29 माइनस का 2 बराबर 0। तो देखिए ये यहाँ पे कुछ कुछ वही टर्म्स बन के आ रही हैं फ्रेंड्स, उसको उधर भेज लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, प्लस का 180 प्लस 58 अपॉन, ये प्लस उधर जाके प्लस हो जाएगा और इधर 7 × 29 आ जाएगा। चूँकि x को उधर भेज देते हैं, 7 को उधर भेज देते हैं नीचे, तो x का मान यहाँ से वापस वही बन के आ रहा है। ऊपर इनको ऐड करते हैं 83238 और नीचे हो जाएगा 230। तो इस तरीके से हम दोनों अलग अलग मेथड से जब इनका आंसर निकालते हैं, हमारे को आंसर सेम मिल रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करोगे, आपको वेरिएबल के वैल्यू हमेशा सेम मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के वीडियो में अगर आपको कहीं भी कोई मिस्टेक आ रही है, कहीं भी कोई समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपका जो भी फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि कमेंट बॉक्स के पढ़ करके ये हम पता लगा सकते हैं, अपने कमियों को सुधार सकते हैं और आपको नए तरीके से कंटेंट को सुधारने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और यही कहूँगा कि शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद।